बच्चों नमस्कार। आप सभी को पता है कि काउंसलिंग की डेट आ गई है। तो काउंसलिंग के लिए जो शेड्यूल है और जो नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी ने जारी किया है उस पर हम अभी चर्चा कर लेते हैं। ये आपके सामने जो आप देख रहे हैं ये नोटिफिकेशन है जो राजमाता विजयराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ने जारी किया। इसमें दोनों जो कृषि विश्वविद्यालय है वो शामिल है, RVS KVB ग्वालियर और जवाहरलाल कृषि विश्वविद्यालय यानी JNKVB जबलपुर। दोनों जो विश्वविद्यालय वो दोनों संयुक्त काउंसलिंग करते हैं, है ना, कंबाइन काउंसलिंग है। इसके लिए परीक्षा के मेरिट के आधार पर आपको जो है चयनित किया जाएगा। अब यहाँ जो आप देख रहे हैं किन किन कोर्स के लिए आप चयनित हो सकते हैं। BSc AG, BSc जो ऑनर्स की अब जो डिग्री मिल रही है, ठीक है, BSc ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, BSc ऑनर्स फॉरेस्ट्री और BTech इंजीनियरिंग। BTech के लिए वही लाभार्थी हो सकेंगे जिन्होंने मैथ्स ग्रुप से पेपर दिया था। बाकी सब के लिए आप जिनने भी AG ग्रुप से पेपर दिया था वो सब तीनों जो BSc एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री के लिए आप एलिजिबल हैं। अब अलग अलग कैटेगरी के लिए उन्होंने जो है अलग अलग अभ्यर्थियों से जो कम से कम मिनिमम मार्क्स मांगे हैं। यहाँ पर जो तालिका आप देख रहे हैं इस तालिका से मतलब उनका ये है कि इतने से ज़्यादा अंक वाले, जैसे हम कोई भी एक उदाहरण के लिए ले लेते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो किसी भी कैटेगरी के हो, अनरिजर्व हो, है ना। UR का मतलब क्या है, अनरिजर्व। SC का मतलब शेड्यूल्ड कास्ट, ST का मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब, OBC मतलब अदर बैकवर्ड क्लास और FF से मतलब है उनका फ्रीडम फाइटर और S से मतलब है सैनिक। तो जो जिन्होंने भी फ्रीडम फाइटर वाली कैटेगरी से फॉर्म भरा था वे सभी पात्र अभ्यर्थी अपना आवेदन यहाँ कर सकते हैं, काउंसलिंग में बैठ सकते हैं। BTech के लिए भी यही अर्हता है। हम BTech वाली अर्हता पर चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हमने BSc एग्रीकल्चर के लिए पेपर दिया है। जिन भी लोगों ने एग्रीकल्चर ग्रुप से पेपर दिया है वो BSc AG, हॉर्टी और फॉरेस्ट्री के लिए ही एलिजिबल है। जिनने मैथ्स ग्रुप से दिया है वो BTech के लिए एलिजिबल है। तो हमारे लिए चर्चा का विषय ये रहेगा। दूसरा देखते हैं SC फीमेल। अगर SC कैटेगरी से दिया है आपने और फीमेल है तो समस्त पात्र अभ्यर्थी जितने भी हैं, जिसने भी पेपर दिया है उन सभी के जो है आवेदन मंगवाए गए हैं। अनुसूचित जाति, है ना, SC में कृषक वर्ग से अगर आपने दिया है और आपने पेपर दिया है तो आप पात्र हैं, चाहे आपके कितने ही मार्क्स आए, आप समस्त पात्र अभ्यर्थी आवेदन दे सकते हैं। देखिए हम काउंसलिंग के लिए आवेदन कर रहे हैं, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये फाइनल सीट अलॉटमेंट के बाद होगा। ST फीमेल यानी अगर कोई ST कैटेगरी की है और फीमेल से जो है दिया है उन्होंने तो 47 मार्क्स कम से कम चाहिए, यानी 47 से अधिक मार्क्स हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं काउंसलिंग के लिए। फिर देखते हैं ST कैटेगरी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब, अनुसूचित जनजाति के लिए समस्त जो भी कृषक वर्ग से अगर आपने दिया है तो आप 47 से या उससे अधिक अंक अगर आपके हैं तो आप जो है आवेदन कर सकते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग OBC कैटेगरी में देख लेते हैं। OBC फीमेल कैटेगरी बताई गई है ना। OBC महिला कैटेगरी के लिए कम से कम अंक रखे गए 60 अंक है। अब अगर आपके 60 अंक है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका चयन हो गया है। 60 अंक से अधिक वाले आवेदन कर सकते हैं। फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो आपके सीट अलॉटमेंट के बाद आएगा। अगर आपको सीट अलॉट होती है तो उससे समझ में आएगा कि आप कितनी कट ऑफ गया है, और अगर आप सीट अलॉट नहीं होती है तो फिर समझ में आएगा कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो 60 से ज़्यादा वाले आवेदन कर सकते हैं। फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो सीट अलॉटमेंट के बाद आएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग OBC, ठीक है, श्रेणी के समस्त पात्र अभ्यर्थी और OBC कृषक श्रेणी के। तो अगर आप OBC कैटेगरी से और आपने कृषक वर्ग से जो है एग्ज़ाम दिया है तो इसमें 72 से अधिक अंक आपको चाहिए। ज़्यादातर अपनी कोचिंग के जो बच्चे हैं वो कृषक वर्ग से नहीं देते हैं, तो आप इस कृषक वाली कैटेगरी को देखकर कंफ्यूज नहीं होना है। अनारक्षित श्रेणी के हैं यानी अनरिजर्व है और फीमेल है, यानी जो जिन्होंने अनरिजर्व कैटेगरी से भरा था, जनरल से फॉर्म भरा था, वे समस्त पात्र अभ्यर्थी अपनी जो है वे सभी जिनके जितने भी मार्क्स आए वे सभी जो है काउंसलिंग में बैठ सकते हैं, काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है। अगर आप अनारक्षित वर्ग में हैं और मेल है, मतलब आपने जो है अगर आपके पास EWS सर्टिफिकेट है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, तो इन सब के लिए जो अर्हता रखी गई है वो है 72 अंक से अधिक आपके होने चाहिए। अब किसी बच्चे की यदि 72 अंक है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका सिलेक्शन हो गया है, वो काउंसलिंग में बैठने के लिए एलिजिबल है। सिलेक्शन कब होगा ये कट ऑफ के बाद पता चलेगा। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं। तालिका क्रमांक 2 में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो देख रहे हैं सभी BSc AG, ठीक है, BSc एग्रीकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर और BSc फॉरेस्ट्री सभी के लिए समान तिथियां रखी गई है। पहला है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एवं इच्छित महाविद्यालयों की प्राथमिकता का क्रम का ऑनलाइन चयन। सबसे पहले होंगी बेटा ऑनलाइन चयन का मतलब है चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से आपको भरनी है। आपको सही कॉलेज को ऊपर डालना है, आपकी मांग क्या है, आप कहाँ के हैं, आपको कौन सा कॉलेज पहले चाहिए, कौन सी आपकी प्राथमिकता है, इसको ध्यान में रखते हुए आपको चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग का एक जो है चयन बहुत ध्यान से करें। एक एक कॉलेज पहले आपको फ्री सीट भरनी है, उसके बाद आपको पेमेंट सीट भरनी है।
ये 27 से 3 तारीख तक है, ठीक है। आप 27-28 में ही इसको कंप्लीट कर लें, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें भी जल्दी जल्दी होंगी। अगर आप 27 या 28 में काउंसलिंग कर लेते तो बेहतर होगा, क्योंकि निर्धारित दस्तावेज केंद्रों पर सत्यापन भी होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बच्चों, आप ये समझते हैं कि काउंसलिंग अगर हमने भर दिए तो सीधे अलॉटमेंट हो जाएगा, नहीं। आपको किसी भी कॉलेज में जहाँ जहाँ उनने दस्तावेजों के सत्यापन के लिए जो एग्रीकल्चर कॉलेज है उन्हीं में इनका सत्यापन होता है, ठीक है। वेरिफिकेशन इसको बोलते हैं इंग्लिश में। वेरिफिकेशन के लिए आप जो है जा सकते हैं किसी भी कॉलेज में जहाँ उनने सेंटर दिए हैं। वो अभी अपने को नीचे पता चल जाएगा कहाँ कहाँ पर सेंटर दिए हैं, ठीक है। मैं बता दूंगा आपको, अभी नीचे इसी लिस्ट में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ पर आपको सेंटर दिए गए। तो पहला स्टेप हमारा था बेटा चॉइस फिलिंग। चॉइस फिलिंग करने के बाद हमें करवाना है वेरिफिकेशन, यानी दस्तावेजों का सत्यापन, है ना। ये 28 से 5 तारीख तक है। अंतिम तारीख का इंतजार ना करें, जल्दी से जल्दी जो है वेरिफिकेशन करा ले। क्या होता है, अगर आप 28 या 29 को गए और आपके कोई डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी है तो आपको समय मिल जाता है दोबारा उसे सही करवा कर पुनः वेरिफिकेशन करवाने के लिए। और अगर आप अंतिम तारीख को गए और कोई कमी निकाल दी गई तो फिर आपके पास समय नहीं बचेगा। ये 11 बजे से 5 बजे तक है। सुबह जल्दी पहुंचे तो बेहतर होगा, आपका नंबर जल्द दिया जाएगा और एक ही दिन में काम हो जाएगा। आवंटित पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता। देखो, अगर आपने वेरिफिकेशन करा लिया है तो वहाँ से आपको वेरीफाइड कर दिया गया है, तो आपको जो है फिर चॉइस फिलिंग के बाद अलॉटमेंट लेटर जारी होगा। आवंटन पत्र का मतलब होता है अलॉटमेंट लेटर, कि हाँ आपको ये कॉलेज मिला है। जिन बच्चों को फर्स्ट काउंसलिंग में कॉलेज ना मिले वे हताश ना हो, सेकंड काउंसलिंग का इंतजार करें। दूसरी काउंसलिंग में आप जो है फिर से फॉर्म भर सकते हैं। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा इसको। आप रिमाइंड कर करके बार बार भी वीडियो को सुन सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप 2 से 3 बार वीडियो देखें, बड़े आराम से सुने कि क्या क्या होने वाला है। इतनी बार उसको देखें ताकि वो रट जाए आपको स्टेप की इसके बाद ये स्टेप है। देखो, अगर आपको ऑनलाइन उपलब्धता हो गई है, काउंसलिंग का अलॉटमेंट हो गया है, तो देखो अलॉटमेंट के बाद सीट बुक कराना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ये लिखा हुआ है काउंसलिंग शुल्क का आंशिक भुगतान, यानी अगर आप 5,000 रुपये कुछ आंशिक शुल्क होता है, इस साल बढ़ जाएगा तो पता नहीं, पर अगर आपने अलॉटमेंट आपको हो गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एडमिशन हो गया है। अलॉटमेंट के बाद आपको फ़ीस जमा करना जरूरी है। आप फीस जमा करेंगे तो ही आपकी सीट लॉक होगी, और अगर आपने फ़ीस जमा नहीं करी तो वो सीट नील मानी जाएगी, खाली मानी जाएगी, और अगले राउंड में कोई दूसरा उस सीट पर आ जाएगा। फिर आप कोई दावा आपत्ति नहीं कर सकते। इसलिए इस स्टेप का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें बच्चों। जैसे ही आपको ऑनलाइन उपलब्धता हो, आप कोचिंग के टच में रहो, और जैसे ही अलॉटमेंट आए तुरंत सीट बुक करें, ठीक है। जो भी आंशिक भुगतान वो करते हैं, उसके बाद आप बिल्कुल अपना दावा कर सकते हैं कि हाँ हमें जो अलॉट हुआ है उसके लिए हमने सीट बुक कर दी है, ठीक है। आप फिर एडमिशन जो है आप आराम से ले सकते हैं। ये सबसे आखिरी स्टेप है। आवंटित महाविद्यालय जो आपको मिला है उसमें जाइए, आप बाकी की शेष शुल्क भरिए और अपना प्रवेश लीजिए, ठीक है। इसके बाद आप उस महाविद्यालय के छात्र या छात्रा हो जाएंगे। तो 2 स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। पहली स्टेप जैसे आपको ऑनलाइन चॉइस फिलिंग जो करेंगे आप, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सही तरीके से सही क्रम में भरना है। दूसरी स्टेप वेरिफिकेशन जल्दी करवाना है, ताकि दस्तावेजों में कोई कमी हो तो आपके पास दोबारा मौका हो। अगर आप अंतिम तारीख में जाएंगे तो परेशानियाँ बढ़ जाएंगी। तीसरी बात, ऑनलाइन आवंटन जैसे ही होता है, जैसे ही आपको अलॉट होता है, तुरंत आपको सीट लॉक करनी है। सीट लॉक में ज़्यादा समय नहीं लगाना है। देखिए 9 तारीख से अलॉटमेंट है और 9 से सेम तारीख में ही जो है आप शुल्क भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 10-15 दिन दिए गए, नहीं, वो 3 दिन मिले हैं। इस 3 दिन में जैसे अगर आपको 9 को मिल रहा है तो 9 को ही आप सीट लॉक कीजिए, ठीक है। बहुत ध्यान रखिएगा इस बात का। कोई भी बच्चा अगर अपनी सीट लॉक नहीं करेगा तो उसकी सीट खाली मानी जाएगी और अगले राउंड में चली जाएगी। ये स्टेप कंप्लीट होने के बाद आप जो आपको मिला है, जो भी महाविद्यालय मिला है, उसमें जाकर आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और बाकी की शुल्क जमा करें और आप अपना एडमिशन ले लें। बच्चों एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, जो आंशिक शुल्क है वो जहाँ भी आपको अलॉटमेंट हुआ जैसे ही उसको ऑनलाइन आपको मिलेगा, और काउंसलिंग के शुल्क जो आंशिक शुल्क है वो आप तुरंत भर सकते हैं वहीं से, ऑनलाइन वाले की दुकान पे से, ठीक है। आपको कॉलेज में जाने की ज़रूरत नहीं है। कॉलेज में तब जाना है जब आपका आंशिक शुल्क भरा जाएगा, उसके बाद एडमिशन के लिए कॉलेज में जाना है। आप निरंतर हमसे संपर्क भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो जानकारियाँ आपको दे दी गई हैं, इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखें और फिर आगे बढ़ते जाएं स्टेप बाय स्टेप। ध्यान रखना है, पहली हर एक स्टेप इंपॉर्टेंट है, और पहली और जो आपने को सीट बुक करनी है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। प्रवेश नियम, अगर आपको विस्तृत जानकारी चाहिए तो आप जो है इस वेबसाइट पर जाकर विस्तृत नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। RVSKVV की वेबसाइट है www.rvskvv.net, इस पर, और या JNKVV की वेबसाइट पर चले जाइए, या क्रिप्स ऑनलाइन सर्विसेज जो ये करवाती है, ठीक है, कंडक्ट, उसकी वेबसाइट पर चले जाइए, ठीक है। आप जाकर आप देख सकते हैं। प्रवेश हेतु प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड मध्य प्रदेश भोपाल PAT पुस्तिका में दिए गए नियमों का पालन करना होगा। देखिए अगर कहीं भी आप
एलिजिबल नहीं पाए जाते हैं तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम सब एलिजिबल हैं, ठीक है। अगर हमारे सारे दस्तावेज़ तैयार हैं तो कोई समस्या नहीं है। सभी पाठ्यक्रमों के अभ्यर्थी के दस्तावेजों के लिए सत्यापन के निम्न केंद्र, देखिए जितने कॉलेज हैं उन सब पे तो आप करवा ही सकते हैं। जैसे आप जबलपुर कॉलेज जा सकते हैं, रीवा, टीकमगढ़, गंज बासोदा, वारा, सिवनी, पवारखेड़ा, ग्वालियर, इंदौर, सीहोर, खंडवा, उद्यानिकी महाविद्यालय जो है मंदसौर, कृषि अभियांत्रिकी यानी जो जबलपुर में जो इंजीनियरिंग के लिए कॉलेज है वो, और आंचलिक अनुसंधान केंद्र चंदनगांव छिंदवाड़ा, ये जो अभी छिंदवाड़ा में खुला और सागर में जो नए कॉलेज खोले गए हैं वहाँ पर भी आप जो है जाकर अपना सत्यापन करा सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, पेमेंट सीट पर उन्हीं अभ्यर्थियों को पात्रता होगी जिन्होंने प्रोफेशनल एग्जामिनर बोर्ड, मतलब आपने जब आप फॉर्म भरा है तब यदि आपने पेमेंट सीट के लिए यस किया है तो ही आपका जो है आपको पेमेंट सीट अलॉट होगी। अब इसमें आप एक काम कर सकते हैं, आपका जो रिजल्ट आया उसमें नीचे देख लें, अगर आपकी रैंक पेमेंट वाली भी दे रखी है मतलब आपने पेमेंट के लिए यस किया था, ठीक है। अगर आपने पेमेंट के लिए नो किया है तो आपको पेमेंट सीट अलॉट नहीं की जाएगी। जो कि यहाँ लिखा है, देखो यस लिखा होगा एवं अभ्यर्थी का नाम व्यापम पेमेंट सूची में अनिवार्य रूप से होना आवश्यक है। प्रोफेशनल एग्जाम बोर्ड मध्य प्रदेश भोपाल पुस्तिका 2020 के में दर्शाए गए प्रारूप के अनुसार ही वांछित प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य होगा। अगर आप EWS कैटेगरी से हैं यानी आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं तो उन अभ्यर्थियों के लिए ये जो पत्र क्रमांक है इसके अनुसार दिनांक 2 जुलाई 2019 का संलग्न प्रारूप के आधार पर प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ये आपको जो बनेगा EWS का सर्टिफिकेट, यदि आपने EWS से फॉर्म भरा है तो ही आप EWS का सर्टिफिकेट लगाइए। तो ये EWS का सर्टिफिकेट तहसीलदार के यहाँ से बन जाता है, उसे बनवा कर आप लगा सकते हैं। जिनने EWS से भरा है वे ही इसे लगा पाएंगे। आवश्यक प्रमाण पत्रों एवं की रंगीन छायाप्रति महाविद्यालय प्रवेश के समय जमा करना आवश्यक है। देखिए जब आप प्रवेश करेंगे तब आपसे थोड़े दिनों के लिए डॉक्यूमेंट्स ले लिए जाएंगे, आपका फाइनल एडमिशन हो जाएगा, उसके बाद आपको थोड़े दिन बाद जैसे आपको फिर ज़रूरत पड़ेगी आपको डॉक्यूमेंट्स वापस दे दिए जाएंगे। ये तब होगा जब आप फाइनल उस पर्टिकुलर महाविद्यालय के आप छात्र हो गए, मतलब आपको कॉलेज अलॉट हो गया। अपग्रेडेशन का ऑप्शन केवल फर्स्ट चक्र में होगा। अगर आप फर्स्ट काउंसलिंग में बैठे हैं और अगर आप जैसे आपको नीचे का कॉलेज मिला है, आप चाहते हैं कि इससे ऊपर का कॉलेज मिले तो आप अपग्रेड पर डाल सकते हैं। इसके लिए आपको कॉलेज में ही जाना पड़ेगा जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ। जैसे मैं उदाहरण के लिए मान लेता हूँ, मुझे सीहोर कॉलेज अलॉट हुआ है और मैं चाहता हूँ कि नहीं मेरी पहली चॉइस इंदौर थी तो मुझे इंदौर मिले, तो मुझे सीहोर कॉलेज में एडमिशन लेने के साथ साथ ये भी कहना है कि मेरा जो है अपग्रेड कर दीजिए। अगर अपग्रेड होता है तो आप सीहोर कॉलेज से इंदौर पहुंच जाएंगे, अगर नहीं होता है तो आप सीहोर में बने रहेंगे, ठीक है। अपग्रेड करने पर अगर आपने अपग्रेड कर दिया है तो आपको सीहोर की सीट छोड़ते हुए अगर इंदौर की कॉलेज मिल गई सीट मिल गई तो फिर आप इंदौर चले जाएंगे। पर ये ऑप्शन प्रथम चक्र यानी फर्स्ट राउंड के बच्चों के लिए रहेगा। सेकंड राउंड में जिनका हुआ है उसके बाद कोई अपग्रेडेशन नहीं है और मुझे लगता है सेकंड राउंड के बाद काउंसलिंग खत्म भी हो जाएगी। अब 2 ही राउंड होते हैं काउंसलिंग में। प्रथम चक्र की काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात शेष रिक्त सीटों का महाविद्यालयवार एवं श्रेणीवार जानकारी आपको मिल जाएगी कि किस महाविद्यालय का कितना कट ऑफ गया है, इसके साथ कितनी सीटें बाकी हैं, ठीक है, आखिरी सीट कितने पर भराई है, ये सब जानकारी आपको मिल जाएगी और आप जो है सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ है तो, ठीक है। एवं रिक्त सीटों का आवंटन द्वितीय चक्र में जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जिनने फर्स्ट राउंड के अलॉटमेंट के पहले ही अपना वेरिफिकेशन करा लिया उन्हीं अभ्यर्थियों को मेरिट के आधार पर ऑनलाइन आवंटन किया जाएगा। जैसे अगर एक बच्चा है वो सोचता है कि मैं डायरेक्ट सेकंड राउंड में बैठूं और वेरिफिकेशन के लिए वो नहीं गया है, मतलब जो फर्स्ट राउंड में नहीं बैठा है और जिसने फर्स्ट राउंड में वेरिफिकेशन नहीं कराया है उसको सेकंड राउंड में एलिजिबिलिटी नहीं मिलेगी। तो आपको फर्स्ट राउंड, आपको ये नहीं सोचना है हमारा किस राउंड में होगा, आपको ये समझना है कि हमें फर्स्ट राउंड में ही सब कुछ चलाना है। तो अगर आप फर्स्ट राउंड में ही पूरा काम करेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। फर्स्ट राउंड में ही वेरिफिकेशन करवा लेना है ताकि द्वितीय चक्र के लिए आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। इसके अलावा और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए तो वो कोचिंग से मिल जाएगी, ठीक है। बाकी जो सीक्वेंस यहाँ दिया है, तिथियाँ जो दी हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों। तिथियों का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, कब चॉइस फिलिंग करानी है, ठीक है। तो ये 27 से 3 तक का आपके पास ऑप्शन है। इसके बाद वेरिफिकेशन आपको कराना है 28 से 6, है ना। आप बिल्कुल अलर्ट पर रहें और लगातार जो है यहीं बने रहें। आप बेस्ट यही होगा कि अगर आप बाहर कहीं हैं, गांव के रहने वाले हैं, तो आप सीहोर में आकर रुक जाएं कुछ दिनों के लिए ताकि आप फटाफट अपने काम करवा सकें। इसके अलावा आपको जो ये तो पहली 2 स्टेप है, यहाँ पर आपने चॉइस फिलिंग कर दी, यहाँ पर वेरिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है स्टेप है। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने हैं। जैसे आपको अलॉटमेंट होता है आप तुरंत जो है ऑनलाइन से सीट बुक करिए, ठीक है, आंशिक भुगतान कर और फिर आराम से आप जो है कॉलेज में जाकर एडमिशन ले सकते हैं।
आप सभी जो JCI परिवार के छात्र हैं, ठीक है, आप सभी की चिंता हमारी जिम्मेदारी है, तो आप बिल्कुल ध्यान से अपने सारे काम करें और तिथियों का बिल्कुल ध्यान रखें। इसके अलावा आप कोचिंग में भी संपर्क कर सकते हैं। कोई भी जानकारी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। आप कोचिंग के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 8878268753। आपके पास एक और ऑप्शन है, दूसरा नंबर है 8269708686। ये दोनों नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भी परेशानी होने पर आप फ़ोन लगाएं और इस वीडियो को 2 बार 3 बार जितनी बार भी आप देख सके देख लें, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे, ठीक है। बातों को बहुत ध्यान से सुने और तिथियों का विशेष ध्यान रखें। जितनी भी तिथियां यहाँ पर बताई गई है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आखिरी डेट का, लास्ट डेट का हमें इंतज़ार नहीं करना है, हमें पहली तिथियों के साथ ही चलना है और इन्हीं में अपना काम करवाना है। इसके अलावा कोई भी जानकारी अगर आपको चाहिए तो आप कोचिंग में संपर्क करें, और कोई भी परेशानी आपको आ रही है तो तुरंत आप हमें फ़ोन लगाएं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। यदि आप भी PAT करना चाहते हैं तो अभी संपर्क करें जायसवाल कॉम्पिटिशन इंस्टीट्यूट सीहोर। कॉन्टैक्ट नंबर 8269708686।